नाउ व्हाट इज दिस डीप मीनिंग? जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल कहा कि ये पोएम इसने लिखी, ये पोम इसने लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, लेकिन इसके लिखने का कोई एजेंडा है, कोई ऑब्जेक्टिव है। वो अब कोई वर्ड, जैसे अब यहाँ पर इस पोएम में, इस पोम में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, जैसे क्रो होगा। अब क्रो तो क्रो है भाई, कौवा कौवा होता है, इसका क्या डीप मीनिंग है? बट नहीं, यहाँ पर क्रो का कुछ मेटाफोरिकल मीनिंग है दैट हैज टू बी रिमेम्बर्ड बाय यू, बिकॉज 10th की जो इंग्लिश है दैट इज नॉट दैट केक वॉक, इतनी भी आसान नहीं है। उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है व्हेन इट कम्स टू नोइंग द मेटाफोरिकल मीनिंग। वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो आप तुक्का भी मार सकते हो 50%, और 50% आप जनरल इंग्लिश से भी इंप्रूव कर सकते हो। बट मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इसकी डीप मीनिंग और डीप मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनको आंसर कैसे करा जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद इट नाउ। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पोम्स को कैसे पढ़ना है। एवरी पोम हैज टू बी लर्न्ड, हैज टू बी अंडरस्टूड इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक मैनर। सिर्फ ऐसे ये देखा नहीं, पोम निकालो चलो बच्चों रीड करो, लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं। सो डस्ट ऑफ स्नो, एक बार जस्ट रीड इट क्विकली, even I can read it for you once. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my hurt. It's not heart, it's hurt. A change of mood and saved some part of a day I rued. Sounds quite simple. इतना भी difficult नहीं है ये, ठीक है? So, the way a crow. Now, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला, you should know कि कौन कौन सी चीजों का, कौन कौन से एलिमेंट्स का यहाँ पे यूज किया गया है। But before I jump to the contents of the poem, मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज बात करना चाहूंगी। Are you facing some stress in your life? सबके कान खड़े हो गए, है ना? मैं बोलूंगी ना स्ट्रेस है भाई तुम्हारी लाइफ में, आप कहोगे मैम सबसे ज्यादा हमें ही स्ट्रेस है, हमें पेरेंट्स का स्ट्रेस है, हमें अपनी एज का स्ट्रेस है, हाइट नहीं बढ़ रही, है ना? या फिर कोई कह रहा है मैं मोटा हो रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मेरे फेस पर पिंपल्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरे कजन के मार्क्स ज्यादा आते हैं, मेरे कम आते हैं, एंड उस वजह से मेरे पीयर प्रेशर बहुत क्रिएट हो गया है, या स्कूल में आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म ग्रेट, ऑनलाइन क्लासेस समझ में नहीं आती, ऑफलाइन क्या करूं, पेरेंट्स की चिक चिक, स्कूल टीचर्स की चिक चिक, एवरीवेयर इट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस। यस और नो? आई कंप्लीटली अग्री है, सबके साथ वो स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस को आप ओवरकम कैसे करते हो? डू यू हैव एनी प्लान्स? कोई प्लान बी है? आपको स्ट्रेस से बाहर कैसे लाया जाए? डू यू हैव एनी प्लान्स? आप में से कोई क्या करता है, कुछ क्रिएटिव करता है कि स्ट्रेस को ओवरकम कर लो? स्ट्रेस मुझे भी बहुत है, क्लास लेनी है, क्लास से पहले आई हैव टू फिनिश माय हाउस होल्ड कोर्स, आई हैव 2 kids, आई हैव टू मैनेज देम, फीडिंग द फैमिली, एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव टू प्लान माय क्लासेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन। स्ट्रेस क्यों नहीं है? बट आप नहीं जानना चाहोगे कि मैं अपना स्ट्रेस कैसे रिलीव करती हूँ। मैं रोज शाम को बैडमिंटन खेलती हूँ, या आई लव टू पेंट एंड आई लव टू डांस, क्लासिकल डांस। तो मैं अपनी बेटी के साथ रोज आफ्टर माय क्लासेस आई लाइक डांस फॉर 15-20 मिनट्स, या फिर मैं आई गो एंड प्ले विद हर। तो हर एक का अपना एक क्रिएटिव एंड होता है अपने आप को अपने स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए। वैसे ही डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में भी कुछ क्रिएटिव एंड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गिटार बजाता होगा, कोई रैप लिखता होगा, ऐसा होता है, ये मजाक नहीं कर रही मैं, शायद आप तीनों नहीं करते, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं मेरे नोन में, है ना? बहुत सारे लोग हैं आजकल अपनी वीडियोस बना रहे हैं, अपने आप को यूट्यूब पे पॉपुलर कर रहे हैं, अपने जो बहुत सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। बट अगर मैं कहूँ कि आपको बाहर निकलने का मौका दिया जाए, तो शायद से सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? अपनी स्कूटी, या फिर यू विल गो टू द पार्क, यू विल टेक अ वॉक, आप सुबह उठकर योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, एंड यू विल बिलीव कि आप बिल्कुल फ्री हो, यू लाइक अ फ्री बर्ड एंड नोबडी इज गोइंग टू रूल यू। ऑब्वियसली यू गोइंग टू डू इट इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी, आप ये काम जरूर करोगे। तो इस पोएम में भी आप अज्यूम करके रखोगे, आपके माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए। जैसे जब आप कोई मूवी देख रहे हो तो आप ट्रेलर देखकर जाते हो ना, एंड ट्रेलर के थ्रू आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हो, और जैसे जैसे मूवी देखते हो आपकी ट्रेलर की जो एपिसोड्स हैं वो क्लेरिफाई होते रहते हैं। वैसे ही आपको एक ट्रेलर बताती हूँ मैं, ट्रेलर में दिखा नहीं सकती पोएम का, बट मैं ट्रेलर आपको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। देयर इज अ मैन who is very upset, who is upset because of this world, who is upset because of the greed, who is upset because of the need, कि भाई लाइफ में कितना कुछ करना है, कितनी स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, टेंशंस हैं,
यू नो पैसे का टेंशन, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का टेंशन, चैलेंजेस हैं, बट इन सब चीजों से ही वांट्स टू कम आउट, लेकिन उसके पास कोई वे आउट नहीं होता, एंड यू नो ही स्ट्रगलिंग डे एंड नाइट. वन डे व्हेन ही वाज पासिंग बाय अ ट्री, एक दिन जब वो मैन हु इज यू नो कंप्लीटली, कहते हैं ना दिमाग खत्म था उसका, कंप्लीटली कंजेस्टेड एंड कंफ्यूज्ड, when he was walking down a tree, he was passing by a tree, he was standing under a tree. उस ट्री के नीचे जब वो खड़ा होता है तो यू नो सम डस्ट ऑफ स्नो. अब ये डस्ट ऑफ स्नो मतलब, डस्ट मतलब ये मिट्टी नहीं है. डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू स्मॉल पार्टिकल्स. तो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो तो आपको पता ही है क्या होती है. तो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट फेल ऑन हिम, दैट जस्ट फेल ऑन हिम, एंड वो उसके लिए एक बहुत ही लाइफ का टर्निंग मोमेंट था. अब आप सोचोगे यार, किसी के ऊपर बर्फ गिरी और वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट कैसे बन सकता है. इस पोम में बना है एक इंसान जिसकी लाइफ में लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस हैं, जो लाइफ में बहुत नेगेटिव थॉट से जी रहा है, बट व्हेन ही कम्स इन कांटेक्ट विद नेचर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. अब आप समझ रहे हो, दैट लव फॉर नेचर, दैट पावर ऑफ नेचर. ऐसा मानना है बहुत सारे लिटरेरी आर्टिस्ट का, इनफैक्ट आप लोगों का, बाबा रामदेव का, कितने सारे लोगों का दुनिया में, कि दुनिया में कोई भी चीज का कोई हल हो ना हो, बट नेचर हैज द मेडिकेशन फॉर एवरीथिंग. तो नेचर यहाँ पर कैसे डिस्क्राइब करी गई है, थ्रू द ट्री, थ्रू द स्नो. so that man when comes in contact under that tree, so वो dust of snow जो उसके ऊपर गिरती है, that completely transforms him, that changes his mind, and उसकी जितनी भी negative चीजें हैं, it gets transformed into positive. and कहीं ना कहीं उसे लगता है, regret होता है, यार मैं कितना ज्यादा नेगेटिव, कितना ज्यादा गलत सोच रहा था, मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने चाहिए. एंड उन चेंजेस को एक्सपीरियंस करने के लिए व्हाट ही डज, he thinks and he thinks now in a positive manner. So ये जो पोएम है, it is going to completely even transform your mindset. जब मैं या फिर आप क्या कर सकते हो, when you after your classes आप रात को थक जाते हो, you know put on your earplugs and you enjoy your loud music. Why? And after that music क्या करते हो, you feel so relaxed, आपको लगता है दुनिया आपके कंट्रोल में है पूरी, you know that king queen वाली फीलिंग आती है वैसी. So in this poem Dust of Snow, things will be now very very sorted for you. The way a crow shook down on me. अब crow, यहाँ पर crow का एक meaning है. Crow here has a meaning that is omen. Omen या फिर bad omen, यानी कि bad luck. ठीक है, bad omen मतलब होता है bad luck. Usually crows घर में आना is not a symbol of good luck. तो यहाँ पर बोला है कि एक crow that sits on a tree and then it shook down on me. जब tree पर एक bird बैठी है which is crow, and वो crow is a symbol of bad omen, and जब वो tree के ऊपर बैठती है and due to its certain movements, मतलब हल्का सा left right भी हुई, जिसकी वजह से some small particles of snow fell down from the hemlock tree. वो जो tree जिसके ऊपर वो बैठी है bird, उसका नाम है hemlock. Hemlock is a very different kind of a tree which has white flowers, and that is very poisonous. What is poisonous? Something जो बहुत ज्यादा जहरीला होता है. तो सोचो, जो ट्री कितना नेगेटिव है अपने आप में. एक तो उसमें नेगेटिव चीज क्या है कि क्रो बैठा है जो बैड ओमन, बैड लक लाता है. दूसरा, वो ट्री भी कोई अच्छा वाला ट्री नहीं है जिसपे कोई फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं. इट्स अ हेमलॉक ट्री, एंड हेमलॉक ट्री इज अ सिंबल ऑफ व्हाइट फ्लावर्स और पॉइजन, है ना. सो इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी जब डस्ट ऑफ स्नो उस मैन के ऊपर गिरती है, दैट हैज गिवन माई हर्ट. नाउ इज दिस माई रेफर्स टू दैट मैन, और द मैन मीन्स यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं. हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि उनका जो पूरा माइंडसेट था, उनका जो आइडियोलॉजी थी अबाउट लाइफ हैज कंप्लीटली नाउ ट्रांसफॉर्म्ड एंड सेव्ड सम पार्ट of a day I had ruined.
मतलब मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक कोई काम नहीं किया। आई वाज क्या यार ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, क्या यार ये करो वो करो, अपने आप को कोस कोस के, दुनिया को कोस के, गवर्नमेंट, मोदी जी को, केजरीवाल को, सबको कोस कोस के मैंने अपना पूरा दिन बेकार कर लिया। जैसे ही अभी रेन हो गई, वेदर अच्छा हो गया, इट कंप्लीटली चेंज माय मूड एंड मेरे अंदर एकदम से पॉजिटिविटी आ गई। एंड पॉजिटिविटी आते ही मुझे क्या हुआ, सबसे पहले रिग्रेट। रियूड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिग्रेट। मुझे रिग्रेट मतलब मुझे गिल्टी, मुझे अफसोस फील हुआ। क्यों फील हुआ? मुझे लगा यार मैंने अपना आधा दिन बेकार कर दिया, ये सोच सोच के कि भाई सब कुछ कितना बेकार है। इज इट ओनली विद मी? नो, इट्स फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड। नो देन, तो जैसे ही सडन पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को लेकर रिग्रेट करते हो हमेशा हमेशा। दैट इज द एंटायर एसेंस ऑफ द पोएम। आई रीड इट अगेन कि इस पोएम में वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रो। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow fell off from the hemlock tree। and जब वो dust of snow, that small particles of snow tree से गिरती हैं on that man, that completely changes his mood। poet का बिल्कुल mood change कर देती है, transform कर देती है। and it also makes him realize, it also makes him feel guilty about that he feels regret कि भाई मैंने क्या किया, मैंने सारा अपनी टेंशन्स और प्रॉब्लम्स के चक्कर में अपनी लाइफ का जो कितना अच्छा पार्ट था, ब्यूटीफुल फेस था, उसे एंजॉय नहीं करा। अब अगर हम सपोजिंगली अगर एग्जांपल ले, अभी के टाइम पर अगर आप लॉकडाउन के स्ट्रेस में रहोगे तो अपनी फैमिली के साथ जो आपको टाइम मिल रहा है वो आप कभी भी चेरिश नहीं कर पाओगे। जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट कितने सालों से आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला। यू वर ऑलवेज बिजी विद योर ट्यूशंस, विद योर एग्जाम्स, विद योर स्कूल, and this is the time that you can spend some time, some quality time with your friends, with your family। so but we don't realize ना, बाद में जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो सब अपनी पोस्ट डालेंगे, मेजर मिसिंग, हैशटैग लॉकडाउन, हैशटैग मेजर मिसिंग, सारी चीजें ऐसे आएंगी ना, तब सब इंस्टा ऐसे ऐसे पोस्ट करेंगे। और अभी जब लॉकडाउन है तो कोई इसको एंजॉय नहीं कर रहा। तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आप सोचो ये आपके साथ ही नहीं, ये सबके साथ है। जो होता है हमारे पास हम उसको एंजॉय नहीं करते, रिलिश नहीं करते, जो नहीं होता उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो सिमिलरली इन दिस पोएम ऑल्सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दैट मेच्योरिटी सेंस। वो सेंस जो इस लेवल पर, इस एज ग्रुप में 10th स्टैंडर्ड के बच्चे में आ जानी चाहिए कि लाइफ में कितनी सारी चीजों के साथ यू हैव टू डील विद कंपटीशन, पीयर प्रेशर, यू हैव टू फिगर आउट ऐसे वेज जिससे आप अपनी टीनेज प्रॉब्लम्स को भी डील करो, अपने फ्रेंड्स के प्रॉब्लम को, अपने पेरेंट्स के साथ जो आपके अप्स एंड डाउन्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करो। एंड फाइनली यू शुड ट्रेजर दिस लाइफ। बट ये जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन वो आपको करियर काउंसलिंग करके नहीं दे रहे, मेंटर से मिलवाकर नहीं दे रहे, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलवाकर नहीं दे रहे। वो कह रहे इन सब चीज का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज नेचर। दैट नेचर इज सो पावरफुल कि वो अपने किसी ना किसी सिंबल के थ्रू आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। सो इन शॉर्ट मेरा मानना है दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज डूइंग व्हाट, इट इज मेकिंग जस्ट अ हैपनिंग इनिशिएटिव, एक प्यारा सा इनिशिएटिव लिया है थ्रू दिस पोम, बाय ब्रिंगिंग नेचर क्लोजर टू यू। अब तक वो नेचर जिसकी आप वैल्यू नहीं करते थे, आज से शायद से आफ्टर रीडिंग दिस पोम यू विल बी एबल टू रियलाइज कि हाँ यार दिस नेचर इज सो लवली, it has to be cherished। we have to know what is the advantage, what is the true meaning of this nature। so poet ने अपने थ्रू यहाँ पर ये चीज आपके सामने रखी। is it clear? in short अगर हम बात करें थीम क्या है इस पोएम की, इस पोएम की थीम क्या होगी? it has a very interesting theme। ये मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि मेरे स्टूडेंट्स भी करें। happiness can be found in darkest times। it has a very deep, it has a very metamorphic meaning। darkest times मतलब कौन से होते हैं? वो टाइम्स जब सबसे ज्यादा परेशान हो, यू फील अलोन, यू फील आइसोलेटेड, आप दुनिया से थक गए हो, हार गए हो, स्ट्रेस्ड हो, बट अ स्माइल, सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, वो सब कुछ बदल सकता है। इट कैन वर्क वंडर्स फॉर यू, मानो ना मानो। अब कई लोग सोचते हैं ना लाइफ में, यार बिल्ली ने रास्ता काट लिया, मम्मा कहते हैं ना बेटा बिल्ली ने रास्ता काट लिया, बेटा नहीं चलना। इट्स ओके, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो क्या हो गया, बिल्ली भी तो हमारी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम इनऑस्पिशियस, हम अशुभ चीजों में भी कुछ ऑस्पिशियस चीजें ढूंढ सकते हैं
We can find happiness in the darkened times as well if we want to. अब वो want तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई उंगली पकड़कर नहीं कराएगा. So similarly, Robert Frost is also making you realize. तो ये 10th का जो इंग्लिश का पैटर्न है, that is mind blowing. क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ में एक मॉरल वैल्यूज भी क्रिएट करता है. मॉरल वैल्यूज मतलब आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है. एंड इसीलिए आई लव टू टीच इट एंड आई एम क्रेजी अबाउट इट. नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट पार्ट, आपको थोड़ा सा, वी आर डन विद द पोएम, बट मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है. पहली चीज वो है राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम ऑब्वियसली आप क्लास बचपन से करते आ रहे हो राइमिंग स्कीम. सो आप पता लगा सकते हो इसमें क्या होगी राइमिंग स्कीम. ग्रंथ, टेल मी. यस मैम. राइमिंग स्कीम यार बहुत सिंपल है. टेल मी आई एम वेटिंग डियर. ए बी. या क्रो है, ए दे दिया. क्रो इज राइमिंग विद स्नो, तो यहाँ भी ए दे दिया. मी, इधर बी दिया. मी इज राइमिंग विद ट्री, so it's this. So it is AB for the first stanza. Then second one, again hurt is synonym not, it is rhyming with part, and mood is synonym, it's rhyming with rude. So it is again AB. So yani ki dono stanzas ka rhyming scheme is very simple, it is AB. ठीक है. अब यूजुअली इसमें क्या पूछते हैं, पोएट का टोन. पोएट्स टोन मतलब यार जैसे मेरी अभी पढ़ाने, आप जब क्लास में जाते हो और मैम अगर अटेंडेंस के टाइम पे आपकी टांग खींचने लग जाए, आपको बुरा उल्टा सीधा सुनाए, तो आपको मैम आज आपका ना मूड बड़ा खराब है, आज तो लगता है मैम की खैर नहीं है ना. दैट मीन्स मैम हमारी खैर नहीं, क्योंकि मैम आज बहुत ही गलत मूड टोन में बात कर रही है. दैट मीन्स इस पोएट्री में भी पोएट किस टोन में, किस लय में आपसे बात कर रहे हैं. आई थिंक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरा मानना है, एंड आई थिंक यू विल अग्री, द पोएट इज वेरी सैड. द पोएट इज फीलिंग वेरी ग्लूमी. ग्लूमी इज सिनोनिम ऑफ सैड. द पोएट इज वेरी सैड, वेरी ग्लूमी. क्यों? बिकॉज वो अपनी लाइफ में इतनी टेंशन स्ट्रेस से थक चुका है, एंड ही इज लुकिंग फॉर अ चेंज. वो उसे कहीं मिल नहीं रहा. जैसे अभी आप लोग परेशान हो घर में रह के, you're missing your friends, your school and so on. अब तक स्कूल की वैल्यू नहीं थी ना, अब स्कूल की वैल्यू कितनी आपको रियलाइज, अब आपको रिग्रेट हो रहा है ना, काश हम स्कूल. अब लोग सब आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टा पे सब अपनी स्कूल की फोटोज और स्कूल के फ्रेंड्स के साथ वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं. क्यों? क्योंकि जब जो चीज होती है तब हम उसे रिलिश नहीं करते, फिर हम सैड हो जाते हैं, फिर हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं, फिर हम रिग्रेट करते हैं. दिस इज पार्ट एंड पार्सल, सबके साथ हमेशा होता है और रोज होता है. So this is what tone can be asked in 1 marker. They can ask you the theme in 1 marker. This is the theme, this is the tone. Now let me show you how the notes will work for you. ठीक है, अभी तो मैं आपको चैप्टर वाइज दूंगी नोट्स, बट वंस द लॉकडाउन इज ओवर, नहीं तो इन बिटवीन लॉकडाउन ऑल्सो आपके एड्रेसेस लेकर आई विल कोरियर यू द स्पाइरल्स. ठीक है, बिकॉज मुझे आपको असाइनमेंट बुकलेट्स एंड ऑल आई वांट कि आप लोगों तक पहुंच जाए, एंड क्योंकि कोरियर फैसिलिटीज अब अवेलेबल हैं, तो आई विल मेक श्योर कि आपको जल्द से जल्द विद इन अ वीक और सो यू विल रिसीव योर स्टडी मटेरियल एट होम. ताकि देखो मेजर जो प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन, चलो आप हिम्मत करके पढ़ भी लोगे, क्लासेस भी लाइव ले लोगे, रिकॉर्डेड बैकअप्स भी ले लोगे, सब कर लोगे, बट जब लर्निंग की बात आती है या प्रैक्टिस की बात होती है ना, तो वो ऑनलाइन नहीं हो पाती. बिकॉज हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सीबीएसई का जो मोड ऑफ टीचिंग है, वो कभी ऐसा नहीं था, एंड इट इज समथिंग न्यू. तो इसीलिए आई वाज वंडरिंग, मैंने कल ही रात को सोचा कि आप लोगों के लिए चीजें कैसे इजी बनाया जाए. तो वन थिंग दैट आई फिगर आउट इट कि मैं एसएसटी और इंग्लिश के आप लोगों को नोट्स और स्पाइरल बुकलेट्स कोरियर कर दूं, बिकॉज वी ऑल लिव नियर बाय. मेरे लिए कोरियर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सो आई विल कोरियर इट. ठीक है, सो वंस वी आर थ्रू विद द क्लासेस, वंस यू जॉइन, आई विल कोरियर योर नोट्स आल्सो टू यू. So now let me just read it once for you, and this is how the notes will look like for each and every chapter. हर एक पोम में आपको एक छोटी सी समरी मिलेगी फॉर यू नो, आप समझ लो ये चरण स्पष्ट है, ये तो मैंडेटरी है. अब मेरा ये फिक्स्ड वर्ड है, हमेशा मैं बोलती हूँ चरण स्पष्ट मतलब जब हम किसी बड़े से मिलते हैं तो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम एक रिस्पेक्ट देने के लिए, एक ग्रेटिट्यूड देने के लिए हमेशा पैर छूते हैं या हाथ जोड़ते हैं. वैसे ही इंग्लिश में भी किसी भी पोम, किसी भी चैप्टर प्रोज को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जो चीज को करते हैं वो है समराइजेशन. सो एज यू कैन सी on the screen itself, we are going to have a quick summarization. Let me read it for you.
number one thing, मैंने देखो highlight भी करा, the name of the poet Robert Frost, and it has written the poem The Dust of Snow. It represents a specific moment of poet's life. एक particular moment के बारे में बात कर रहे हैं, उस moment पे जब वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है. His mood has become low. Low again means sad. Gloomy, again sad, upset. He feels hopelessness in life. मतलब उसे लग रहा है यार मेरी life is over and out, खत्म हो चुकी है. One day he was walking under a poisonous tree, which is the hemlock tree, and a crow was sighted sitting on its branch. And there was a crow which was sitting on the branch of the tree, and he just saw it. Sighted मतलब होता है उसने देखा कि एक crow बैठा हुआ है उस tree के ऊपर, and making a harsh sound. You know, crows croaking sound होती है, and it is very harsh. It is not very melodious. Suddenly sprinkling of light, dust of snow. Sprinkling का मतलब होता है जैसे you take powder in your hand then you sprinkle on your body, है ना. स्प्रिंकलिंग मतलब किसी चीज को लाइक जैसे सब्जी के ऊपर धनिया गार्निश करते हैं, सजाते हैं, स्प्रिंकल करते हैं ऊपर से, वैसे ही थोड़ी सी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑफ स्नो दैट स्प्रिंकल्ड ऑन हिम, ऑन द पोएट बाय द क्रो when it moved from one place to another, which transformed the poet's mood and tone. तो आपको इसके अंदर बिफोर एंड आफ्टर याद रखना है. बिफोर मूड क्या था? सैड, ग्लूमी, रिग्रेटफुल. आफ्टर मूड क्या था? हैप्पीनेस, चीयरफुल, लाइवली, कुछ भी आप लिख सकते हो. रे ऑफ होप, रे ऑफ हैप्पीनेस. एंड बिफोर में होपलेसनेस था. Then, however, this blissful showering down, blissful का मतलब होता है blessed, क्योंकि उसको लगा यार नेचर नहीं होती तो भाई मेरे साथ क्या होता, फिर तो मेरा मूड कभी भी चेंज नहीं होता. तो स्पॉइल्ड मूड को उसको किसने ठीक किया? दैट इज द नेचर. So he felt that he was really blessed. Showering down of snowflakes. Snowflakes is again synonymous snow, dust of snow. Upon him did not upset the poet further. Moreover, something unexpected happened. His mood instantly मतलब quickly, उसी समय उसका mood completely cheer up हो गया. He felt gladness. Gladness means happy. Contented मतलब he was feeling so satisfied with his life to experience such a beautiful day. तो आपने देखा, बात मैंने सिर्फ 2 या 3 ही लिखी है. I have mentioned only 2 and 3 things. एक है उसका टोन, एक है उसका मूड बिफोर एंड आफ्टर, और दूसरा हमने पूरी की पूरी पोइट्री को समराइज कर दिया जो जो एपिसोड्स हुए. बट इट हैज बीन रिटन इन सच अ ब्यूटीफुल वे, एंड ये ब्यूटिफिकेशन आती है ओनली यूजिंग द एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स मतलब अगर मैं सिर्फ बार बार हैप्पी हैप्पी हर लाइन में बोलती हैप्पी 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 तो कितना मोनोटोनस हो जाता आपके लिए, मेरे लिए. तो उस हैप्पीनेस को हमने क्या क्या यूज किया? ग्लैडनेस, है ना, ब्लिसफुल, कंटेंटेड. बार बार हमने क्या करा? एक सिंपल सी चीज को डिफरेंट वेज में प्रेजेंट किया. दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न विद मी स्पेशली, बिकॉज आई पर्टिकुलरली फोकस ऑन योर वोकैबुलरी. ग्रामर तो होती रहेगी, इट्स नॉट अ बिग थिंग, हो जाएगी धीरे धीरे करके. बट मेजरली जो आपको नंबर दिलवा सकती है और जो आपको बचा सकती है, दैट इज योर कंटेंट, दैट इज योर वोकैबुलरी. एंड एसएससी एसएसटी भी जो पढ़ते हैं, दे नो अबाउट इट. दे ऑलवेज एम्फसिस ऑन योर मेन कीवर्ड्स. हैशटैग ये याद कर लो, हैशटैग वो याद कर लो. तो हर पोएट्री का भी अपने, आज जब आप क्लास खत्म करोगे और रात को नोट्स आए, अभी शाम को आपके पास ये नोट्स पहुंच जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपने क्या करना है? नोट्स को एक बार रीड करना है, बस. लर्न थोड़ी करोगे बैठ के. ऑब्वियसली एक बार रीड दे दिया, जैसे अभी मैं रीड करा रही हूँ, एक बार खुद से रीड करा एंड एक रजिस्टर में एक फ्रेश पेज खोला और हर पोएट्री के 10-12 हैशटैग्स बना लो. क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या चीज सिंबलाइज हुई, क्या टोन था, क्या पोएट की इंटेंशंस थी, क्या थीम थी. एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप ये करने लग गए, आपका लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा. एंड द डे दैट यू हैव रेज्ड योर कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड 10th इज गोइंग टू क्रिएट अ वंडरफुल बेस. अगर 10th में इंग्लिश एनहांस हो गई, 11th में शायद से आपको कोई कोचिंग की जरूरत भी ना पड़े, सीधा फिर 12th में मिलेंगे. ऐसा ही होता है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. सेंट्रल आइडिया जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारी लाइफ में. पॉजिटिविटी नहीं होती हमारी लाइफ में, हैप्पीनेस नहीं होता, जॉयफुलनेस नहीं होता, वी फील सो सेल्फिश. मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वी लिव इन व्हाट वर्ल्ड? मटीरियलिस्टिक. यू नो, अभी मटीरियलिस्टिक मतलब ग्रीड. यार मेरा फोन, मतलब कई बार तुम सोचो रात को अगर भाई बहन घर में एक फोन है
और अगर पबजी खेलनी है तो दो भाई या दो बहनें आपस में एक दूसरे का मर्डर भी कर सकती है एक मोबाइल के पीछे. दैट मीन्स वी आर सो सेल्फिश. हमारे लिए इमोशंस, रिलेशंस, दे डोंट मैटर एट ऑल. हमारे लिए सिर्फ ये वर्ल्ड की मटीरियलिस्टिक ये जो चीजें मार्केट में मिल रही है वो ज्यादा मैटर करती है. ट्रस्ट मी, ऐसा होता है और मेरे साथ भी होता है. इवन मैंने भी अपने ब्रदर को कितनी बार मारा है फॉर थिंग्स दैट आई ओन, दैट आई पोजेस. मैंने, मेरा है, मैं क्यों दूं. वैसी डस्ट ऑफ स्नो is creating, it is highlighting that part of our life. Then you need to know what are the poetic devices. Rhyming scheme we have already discussed. Metaphor क्या है? Now metaphor का मतलब होता है when we compare. If there's something that somebody wants to share, so I should. Who has unmuted? Khwahish, you need to speak something. I can also get some pause. मैं भी बहुत देर से continuously बोल रही हूँ. आप लोग भी थक गए होंगे ना. सोचोगे मैम क्या खाती है. Khwahish, गलती से हुआ है. I'll mute her. So, let me get back to it. Metaphor. Metaphor I was talking of. Metaphor एक ऐसा poetic device है जो हमेशा comparison के लिए यूज होता है. अब एक comparison के लिए एक और poetic device यूज होता है which is called simile. तो अगर आपके poetic devices में हाथ तंग है, don't worry, I'll make sure कि एक दो poems के बाद मैं आपको एक class दूं पूरी poetic device पर कि भाई poetic devices कैसे identify करना है. Because I don't want कि आप learn करो यार. You are big enough, smart बच्चे हो. गूगल का जमाना है, स्मार्टफोन्स का जमाना है. तुम लर्न क्यों करोगे चीजें. समझो ना कि ये कहाँ पर कैसे आ रहा है. तो जैसे कि आपने देखा था हमेशा कंपैरिजन क्या था. एक कंपैरिजन किसका था. स्नो का था. स्नो क्या है, हैप्पीनेस लेकर आ रही है, तो वो एक कंपैरिजन स्नो का हो गया. एक कंपैरिजन किसका था, हेमलॉक ट्री का. हेमलॉक ट्री क्या था, पॉइजनस, तो वो क्या लेकर आ रहा है, सैडनेस लेकर आ रहा है. तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है थिंग्स को लेकर. एक ट्री को लेकर कंपैरिजन किया गया है, हमारी सैडनेस को कंपेयर किया गया है विद हेमलॉक ट्री. हमारी हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया है विद स्नोफ्लेक्स, विद डस्ट ऑफ स्नो. तो ये जो कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स उसे हम बोलते हैं मेटाफोर. तभी मैंने कहा था ना हमें मेटाफोरिकली मीनिंग पता होना चाहिए, हमें डीप मीनिंग पता होनी चाहिए. एलिट्रेशंस क्या होती है, एनीबॉडी हैज एन आइडिया. एलिट्रेशन, सिड क्या होती है, क्या होती है एलिट्रेशंस. आई कैन कॉल यू सिड ना बिकॉज आई गेस आपका निकनेम सिड ही होगा. yes. सारे है ना, क्योंकि सारे सिद्धार्थ को सिड ही बोलते हैं आई गेस. सो या व्हाट डू यू नो अबाउट दिस एलिट्रेशन. सुना है कभी. मैम ये सुना है कि वो एक पोएटिक डिवाइस है. हाँ, ये सुना है, एक पोएटिक डिवाइस है. एंड यू आर वेरी राइट अबाउट दिस फैक्ट. बट ये क्या होता है ये नहीं पता. चलो, गुड इनफ. ग्रांथ, ख्वाहिश, एनी आइडिया. नो मैम. Oh God, please कोई तो बता दो. ग्रांथ, you are my last hope, dude. No, ma'am. ओह यार, आज तक क्या कर रहे थे. चलो मेरे साथ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सेव्ड सम. सेव्ड वर्ड में पहला, अब हिंदी भी पढ़ा दूं, स्वर. स्वर पता है ना, कोई वर्ड जब शुरू होता है तो वो किस वर्ड से, उसकी कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं और हिंदी में स्वर कहते हैं. सेव्ड जब बोलते हो तो पहले आवाज किसकी निकल रही है, स. सम बोल रहे हो तो पहले आवाज किसकी निकल रही है, स. तो जब एक ही लाइन में, एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जब शुरू के कॉन्सोनेंट, शुरू में जो स्वर की आवाज निकलती है वो जब रिपीट होती है, जैसे सेव्ड सम, तो स, तो ये स हमारी क्या हो गई, एलिट्रेशन हो गई. और एलिट्रेशन बताऊं कैसी, अब भूलना मत प्लीज कभी भी. जैसे अगर मैं बोलूं एन, हाँ याद आ गया. जैसे अगर मैं बोलूं एन एरोप्लेन, तो ए, ये साउंड दोनों कॉन्सोनेंट्स क्या दे रहे हैं मुझे, सेम ए साउंड दे रहे हैं. ए कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, तो दैट इज एन एलिट्रेशन. तो ये 1 2 3 4 ऐसे एक लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं एंड दे आर यू गिविंग अ रिपीटेटिव साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन. ठीक है. सो प्लीज डू रिमेम्बर, क्योंकि ये सब चीजें आपके लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन एज इन बोर्ड्स में बहुत काम आएंगे. बोर्ड्स में पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. देन इमेजरी. इमेजरी शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं. इमेजरी का मतलब होता है सिंबल, या इसको सिंबल भी कहते हैं.
यानी कि मैंने आपको बोला ना इमेजिन करो कि भाई एक ट्री था, एक आदमी था, ये कार थी, तो यानी कि आप अपनी इमेजिनेशन में जिन जिन चीजों को इमेजिन कर रहे हो वो सब इमेजरी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, और भी लिख सकते हैं यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो के अलावा हेमलॉक ट्री, ऐसे जो जो चीजें आपने इमेजिन करी हैं, जो जो चीजें आपने इमेजिन करी हैं, उन सारी इमेजिनेटिव सिंबल्स को हम इमेजरी बोलते हैं। Got it? That is called imagery. If you're writing, so you can please note it down. And there is one more poetic device that I want to share with you, जिसका नाम है embangement. It's, I'll mention here, it's embangement. What is it? अब इसका मीनिंग नहीं आपको समझना, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन नहीं समझनी, आपको इसका मीनिंग समझना है. What is this embangement? There is something in the chat box. Let me see who wrote it. What? Okay, Khwahish, you have a class at 4:30, I guess. Even I am going to just wind up in 2 more minutes. I'm done with it. Okay? You can leave. Bye-bye. See ya. Yeah. So embangement means, जैसे let me take you back to the poetry. Yeah. The way a crow. आप देख लो कहीं पर भी ये थोड़ा mess up हो गया. कहीं पर भी are you able to figure out a comma or a full stop? No. सिर्फ लास्ट में है बिल्कुल. स्टार्टिंग से देखो, द वे, यहाँ पे कहीं मुझे कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ लास्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर देयर इज ओनली वन फुल स्टॉप. तो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट होता है. व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट, लगातार जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बैंजमेंट. दैट इज कॉल्ड embangement, continuous flow of thoughts. So ये probably हो सकता है टीचर्स ना बताएं, बट मेरा मन करता है कई बार कि मैं आपको थोड़ा मतलब अलग जाकर बताऊं, so that you आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी, अब आपको अपने दोस्तों से अगर एक बात एक्स्ट्रा पता होगी तो ही तो मजा आएगा ना नेहा मैम से पढ़ने का, नहीं तो क्या फायदा. फिर तो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, हम इधर उधर से खुद पढ़ लेंगे, एग्जाम डेज में देख लेंगे, मैम के नोट से पढ़ लेंगे. But if you are giving your time, which is very precious, तो कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए ना. तो मेरी कोशिश होती है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, which is going to be helpful for you. So this is called embangement. So उसी तरीके से these are the notes. So I would like to end up also. These are the word meanings. ये तो NCERT वाला पार्ट है. These are the NCERT solved questions. जब आप रीड करोगे आज तो it's going to be crystal clear. Then there is also some important questions which I have solved. ठीक है, 6-7 questions which have been solved, and there is few assignment questions, RTC questions हैं, and few short questions and few long questions. Fine. So this is how our entire syllabus work. कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे. Probably आपको 60-40% आज समझ में आया होगा, है ना. So we'll have a next class for English, that is on Friday, same time 3 to 4. And for SST again we have a class tomorrow जो हमारी normal 3 to 4 है. And tomorrow 3 to 4 we are going to start with the new chapter economics. और हमारा जियो का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो हम पहले स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Anything that you want to ask? सिद्धार्थ ग्रंथ, ख्वाहिश has had a class maths की उसको, so she had to leave. Anything that you wish to ask? Come on. Nothing. इतना अच्छा पढ़ाती हूँ मैं. Thank you. Just kidding. चलिए ठीक है, गुड इनफ. सो सिद्धार्थ, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द एप्लीकेशन जहां पर नोट्स आते हैं हमारे. तो आप स्मार्ट हो, आप समझ जाओगे. जैसे आपके पास लिंक आएगा यू हैव टू डाउनलोड इट. आई विल सेंड यू अ वीडियो कि कैसे डाउनलोड करना है, और नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे. ठीक है, परफेक्ट. चलो, सी यू गाइस. ग्रंथ, एनी डाउट सो फार? समथिंग आई कैन हेल्प यू विद? ओके, परफेक्ट. थोड़ा सा डिफरेंट लगा पढ़ने में या नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं इंग्लिश वैसे लगा? डिफरेंट है. चलो, डिफरेंट है तो वही होना चाहिए, बिकॉज यू आर गिविंग योर वेरी प्रेशियस टाइम टू मी एंड आई शुड वैल्यू इट. एंड डोंट वरी, आई विल वैल्यू एवरी डे.
ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू गाइस, यू कैन लीव.